प्यारे बच्चों, राज दुलारे बच्चों, तो आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर माई चाइल्डहुड। तो सबसे पहले तो जानेंगे कि चाइल्डहुड का मतलब होता क्या है। तो चाइल्डहुड का मतलब होता है बचपन। जैसे कि अभी आप अपने बचपन में हैं, तो चाइल्डहुड का मतलब हो गया बचपन। और जो मैं लिखवा रही हूँ उसको आप लोग अपने कॉपी में लिखते जाएंगे और ये वर्ड मीनिंग को याद करते जाएंगे, बिकॉज दीज आर इम्पॉर्टेंट वर्ड मीनिंग। इसीलिए आप इन सब चीज़ों को याद करेंगे। तो माई चाइल्डहुड, तो अब किसके चाइल्डहुड के बारे में बात हो रहा है। तो ये जो आप पिक्चर देख रहे हैं ये है हमारे द वेरी ग्रेट, द वेरी टैलेंटेड ए पी जे अब्दुल कलाम जी की ये पिक्चर है। तो हम जो पढ़ेंगे तो चाइल्डहुड मतलब मेरा बचपन, तो किनका बचपन, तो यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी के बचपन के बारे में। तो देखते हैं लाइन वाइज। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम वाज बॉर्न इन 1931। तो बॉर्न मतलब जन्म, तो उनका जन्म कहाँ हुआ था, तो उनका जन्म हुआ था 1931 में। कब हुआ था, 1931 में हुआ था। ही वॉज स्पेशलाइज्ड इन एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। स्पेशलाइज्ड का मतलब होता है एक्सपर्ट होना किसी चीज़ में। आप जैसे बहुत तेज़ होते हैं ना, बहुत तेज़ चालाक, आपका नॉलेज उस सब्जेक्ट में बहुत ज़्यादा होता है। तो ये इनका नॉलेज, ये जो बहुत ज़्यादा स्पेशलाइज्ड थे, बहुत ज़्यादा एक तरह से तेज थे, तो किस सब्जेक्ट में थे, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग। एरोनॉटिकल मतलब होता है जो एयर स्पेस क्राफ्ट, एस्ट्रोनॉट, जो हमारे साइंटिस्ट वगैरह जो मून पे जाते हैं या किसी अदर प्लैनेट पे जाते हैं, या जिनको ब्रह्मांड के बारे में जानना अच्छा लगता है, उसी को कहते हैं एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग। इंजीनियरिंग मतलब पढ़ाई, तो किसकी पढ़ाई, तो एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई में ये काफ़ी स्पेशलिस्ट थे। और कहाँ से पढ़े थे, तो मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, MIT, एक तरह से मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से पढ़े थे। आफ्टर वर्किंग फॉर 2 डिकेड्स, जब वो काम कर रहे थे कितने समय से, 2 डिकेड्स। डिकेड्स का मतलब होता है 10 ईयर्स, मतलब 10 साल। तो 2 डिकेड्स का मतलब 20 ईयर। जब वो 20 सालों से काम कर रहे थे, कहाँ, इन इसरो क्या है, हमारा स्पेस रिसर्च सेंटर है, इंडिया का स्पेस रिसर्च सेंटर इसरो है, इंडियाज़ स्पेस रिसर्च सेंटर, जहाँ पे रिसर्च होते रहता है कि इस ब्रह्मांड में फिर दूसरे प्लैनेट पे क्या है, क्या वहाँ जाना पॉसिबल है कि नहीं है। तो इन सब चीज़ों का जो रिसर्च होता है, तो इंडिया के अंदर क्या है, इसरो है। बहुत लोगों ने सुना होगा नासा, तो नासा किसकी कंपनी है, अमेरिका की। यहाँ भी रिसर्च होते रहता है, जितना भी स्पेस रिलेटेड चीज़ें हो गई उसके बारे में। तो ये 20 सालों से नासा में काम कर रहे थे। एंड मास्टरिंग लॉन्च व्हीकल्स टेक्नोलॉजी, और लॉन्च व्हीकल टेक्नोलॉजी जो होता है, जो वैसा टेक्नोलॉजी, उस तकनीक के बारे में जानने की कोशिश कर रहे थे। जो हमारे जितने भी सैटेलाइट्स वगैरह हैं, सैटेलाइट से हम दूसरे ग्रह पे कैसे लॉन्च करके किसी चीज़ को भेज सकते हैं, या फिर हमारा सैटेलाइट कैसे लॉन्च हो पाएगा, उसमें कौन सा तकनीक इस्तेमाल होना चाहिए, तो इसके बारे में डॉक्टर कलाम टुक अपॉन द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डेवलपिंग इंडिजीनियस गाइडेड मिसाइल्स एट द डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो उन्होंने क्या लिया था, डॉक्टर कलाम, जो हमारे डॉक्टर कलाम जी थे, उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया था कि वो डेवलपिंग इंडिजीनियस गाइडेड मिसाइल, कि वो डेवलप करेंगे इंडिजीनियस का मतलब होता है घर का बना हुआ। जो घर का बना, तो ऐसा नहीं है कि कलाम जी अपने घर से बनाएंगे। घर का बना मतलब हमारे भारत में बने हुए चीज़ों को इस्तेमाल करके क्या करेंगे, मिसाइल्स वगैरह डेवलप करेंगे। मिसाइल्स मतलब जो रॉकेट वगैरह लॉन्च होता है स्पेस में, उसको बनाएंगे। कहाँ, तो ये बनाएंगे डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम के थ्रू। डिफेंस मतलब सुरक्षा देना, रिसर्च मतलब खोजना, और डेवलपमेंट मतलब किसी चीज़ का विकास। तो इस तरीके से, जैसे कि मिसाइल वगैरह किस तरीके से बनाए, तो उसका जो पूरा एक प्रोग्राम होता है, उसका जो पूरा एक कॉन्सेप्ट एक तरह से कह सकते हैं। तो इस वाले फील्ड में ये क्या थे, काफ़ी एक्सपर्ट थे।
He was responsible for building indigenous capability and critical technology through networking of multiple institution development and the operationalization of पृथ्वी and अग्नि मिसाइल्स। तो ये क्या थे, इनके पास बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी था। रिस्पॉन्सिबिलिटी कहने का मतलब दायित्व था। अब क्योंकि ये एक्सपर्ट थे इस फील्ड में, तो लोगों को पता था कि ये चीज़ उन्हीं को दिया जाए तो वो संभाल लेंगे, इसीलिए इनके पास बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी था। और रिस्पॉन्सिबिलिटी किस चीज़ का था, तो वही किस तरीके से मिसाइल्स को बिल्ड किया जाए, उसमें क्या कैपेसिटी होना चाहिए, कौन सा टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होना चाहिए, किस नेटवर्किंग के थ्रू हम इस चीज़ को आगे बढ़ा सकते हैं, उसका डेवलपमेंट कैसे होगा, उसको ऑपरेशनल कैसे करेंगे। तो किस मिसाइल्स पे काम कर रहे थे वो, तो वो कर रहे थे पृथ्वी पे और अग्नि मिसाइल्स पे। तो जब मिसाइल्स वगैरह हम लोग बनाएंगे, तो मिसाइल्स बनाने में ऐसे थोड़ी है कि लो भाई मिसाइल बन गया, ऐसा कभी नहीं होता है। मिसाइल्स वगैरह बनाने के पीछे हजारों ब्रिलियंट माइंड का क्या होता है, इस्तेमाल होता है। तो हर एक अपने ब्रिलियंट माइंड का इस्तेमाल हर एक चीज़ में होता है। कोई इंजेक्शन का काम करेगा, तो कोई डेवलपमेंट का काम करेगा, तो कोई पिक्चर्स क्रिएट करेगा। तो हर तरह का फील्ड है, हर तरह का सब्जेक्ट है एक मिसाइल को बनाने के लिए। तो सबको वो क्या कर रहे थे, एक साथ लेकर चल रहे थे। एक तरह से इस फील्ड के वो लीडर थे। फ्रॉम अर्ली 1992 to December 1999, he was appointed scientific advisor to defense ministers and was secretary department of defense research and development from July 1992 to December 1999। ठीक है, अब जैसे कि क्या है, फ्रॉम अर्ली, आई गेस यहाँ पे अर्ली लिखा हुआ है, ठीक है, अर्ली, फ्रॉम अर्ली 1992 मतलब 1992 से दिसंबर 1999 तक इनको अपॉइंट किया गया, इनको मतलब नियुक्त किया गया किस चीज़ के लिए, तो साइंटिफिक एडवाइज़र टू डिफेंस मिनिस्टर के लिए, एंड वॉज सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट फ्रॉम जुलाई 1992 टू दिसंबर 1999। तो अपॉइंट किया गया किस चीज़ के लिए, तो साइंटिफिक एडवाइज़र थे, मतलब एडवाइस करेंगे, मतलब साइंटिस्ट, वैसा साइंटिस्ट जो एडवाइस करेगा किस फील्ड में, डिफेंस मतलब सुरक्षा के फील्ड में। तो उसके मिनिस्ट्री के तौर पे डिफेंस मिनिस्ट्री हो गया ना, जो सुरक्षा वगैरह हमारे देश की सुरक्षा का पूरा दायित्व, पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके ऊपर होता है। तो उनके एडवाइज़र रहेंगे, उनको एडवाइस देंगे कि साहब या फिर सर आप इस तरीके से करें, हमारा डिफेंस इस तरीके से काम करना चाहिए, तो इससे देश और मजबूत होगा, सुरक्षा और मजबूत होगा। तो उस तरीके से वो अपॉइंट किए गए थे। तो साइंटिफिक एडवाइज़र थे, एडवाइस देने वाले किनको, डिफेंस मिनिस्टर को। एंड वाज सेक्रेटरी, और सेक्रेटरी भी थे कहाँ के, तो डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट फ्रॉम 1992 टू दिसंबर 1999। पोखरण 2 न्यूक्लियर टेस्ट विच मेड इंडिया अ न्यूक्लियर वेपन स्टेट। पोखरण 2 ये क्या था, जब हमारा न्यूक्लियर टेस्ट हुआ था, न्यूक्लियर टेस्ट जब हमने न्यूक्लियर टेस्ट किया था, कहाँ किया था, पोखरण 2 में किया था। पोखरण 2, पोखरण एक जगह है राजस्थान में, तो वहीं पे हमने क्या किया था, न्यूक्लियर बॉम्ब बना लिया था। और बॉम्ब बनाने के बाद अब उस पर टेस्टिंग भी तो होगा कि बॉम्ब वाकई में सही से काम करता है कि नहीं करता है, या फिर उसका इम्पैक्ट कितना ज़्यादा है। तो इसके लिए क्या हुआ, हमने इसको टेस्ट किया था। इसके भी ये पार्ट थे, जब पोखरण 2 टेस्ट हुआ था तब उसके भी पार्ट थे हमारे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। तो पोखरण 2 न्यूक्लियर टेस्ट विच मेड इंडिया अ न्यूक्लियर वेपन स्टेट। जब हमारा पोखरण 2 का न्यूक्लियर टेस्ट हुआ था, परमाणु बम का जब हमने परीक्षण किया था, तब इंडिया क्या हो गया था, एक इंडिया न्यूक्लियर वेपन स्टेट की तरह कंसीडर होने लगा था। was carried अंडर हिम, और ये किसके अंडर में, ये जो न्यूक्लियर टेस्ट था जिसको हम लोग पोखरण 2 कहते हैं, ये किसके अंडर में हुआ है, तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी के ही अंडर में हुआ है। ही टुक अप academics as a professor of technology and societal transformation in Anna University। टुक अप उन्होंने लिया, क्या लिया,
एकेडमिक्स एज ए प्रोफेसर ऑफ टेक्नोलॉजी। तो मतलब वो प्रोफेसर की तरह नियुक्त किए गए कहाँ, तो टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटल ट्रांसफॉर्मेशन इन अन्ना यूनिवर्सिटी में। ठीक है, एक तरह से वो प्रोफेसर की तरह अपॉइंट हुए अन्ना यूनिवर्सिटी कॉलेज में। और किस चीज़ के बारे में वो पढ़ाते थे, तो टेक्नोलॉजी और सोसाइटल ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में। कब, चेन्नई इन 2001। ही हैज़ वन मेनी अवार्ड्स, उन्होंने बहुत सारे अवार्ड जीते हैं, इंक्लूडिंग द पद्म भूषण। पद्म भूषण तो इंडिया में 3 हाईएस्ट अवार्ड होता है, जैसे कि 3 हाईएस्ट अवार्ड। तो पहला होता है पद्मश्री, दूसरा हो गया पद्म भूषण और तीसरा हो गया पद्म विभूषण। तो ये 3 अवार्ड हो गया, ये हाईएस्ट, ये सबसे बढ़िया एक तरह से रैंकिंग है। ये थोड़ा जैसे कि आप अगर रैंकिंग करेंगे तो ये सबसे बेस्ट होगा, उसके जस्ट पहले ये आएगा और उसके जस्ट पहले ये आएगा। मतलब पद्मश्री बहुतों लोगों को मिल सकता है, पद्म भूषण कुछ कम लोगों को और मिलेगा पद्मश्री से, और पद्म विभूषण जो होता है ये एक तरह से कहें कि बहुत कम लोगों को मिलता है, 2-3 लोगों को ही। और पद्मश्री हो सकता है 20-25 लोगों को मिल सकता है, और पद्म भूषण जो हो सकता है यह 10 लोगों को, 8 लोगों को मिल सकता है। ठीक है, तो इनको क्या मिला था, पद्म भूषण, सेकेंड हाईएस्ट अवार्ड। ठीक है, जो हमारी भारत सरकार जो लोग आर्ट्स, साइंस, सोशल साइंस, लिटरेचर वगैरह में अच्छा काम करते हैं, ठीक है, तो उनको ये अवार्ड दिया जाता है। भारत सरकार 3 हाईएस्ट अवार्ड हैं, पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण। तो पद्म भूषण इनको मिला हुआ है 1981 में। अच्छा, पद्म विभूषण भी इनको मिला हुआ है 1999 में। और भारत रत्न इंडिया का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड। हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड कहने का मतलब, अगर भारत में किसी भी इंसान को, सिविलियन मतलब किसी भी नागरिक को जो उसके अच्छे काम के लिए अवार्ड मिल सकता है, तो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड जो हो गया वो भारत रत्न है, ये भी मिला हुआ है उनको। ही बिकेम द 11th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वो हमारे भारत के 11th प्रेसिडेंट भी बने ऑन 25 जुलाई 2002 एंड सक्सेसफुली कंप्लीटेड हिज 5 ईयर। तो प्रेसिडेंट का जो टेन्योर होता है, कितने साल के लिए प्रेसिडेंट अपॉइंट किए जाते हैं, तो 5 सालों के लिए। तो 5 सालों के लिए हमारे देश के प्रधानमंत्री भी बने, 11th प्रेसिडेंट थे जो कि 25 जुलाई 2002 को वो बने थे और 5 साल पूरा किए, मतलब ये 2007 तक रहे होंगे एज ए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इन माई चाइल्डहुड, इनकी जो किताब है इन माई चाइल्डहुड, मेरा बचपन, टेकन फ्रॉम हिज ऑटोबायोग्राफी। ऑटोबायोग्राफी का मतलब होता है जो अपनी आत्मकथा लिखते हैं। आत्मकथा मतलब अपने बारे में, अगर जैसे कि अगर आप भी चाहते हैं कि अपने बारे में, अपनी ज़िंदगी के बारे में आप किताब में या जर्नल में या बुक में लिखना चाहते हैं, तो आप डेली लिखेंगे ना, कि जैसे कि इस साल में इस दिन मैंने ये किया, मुझे ये अचीवमेंट मिला, मेरा जर्नी ये था, तो वो उसे कहते हैं ऑटोबायोग्राफी, जो खुद से अपने बारे में लिखता है। तो इनके ऑटोबायोग्राफी माई चाइल्डहुड में इन्होंने इन माई चाइल्डहुड टेकन फ्रॉम ऑटोबायोग्राफी। तो जो ऑटोबायोग्राफी है, तो कौन सी ऑटोबायोग्राफी इनकी, विंग्स ऑफ फायर। तो विंग्स ऑफ फायर इनके द्वारा लिखा हुआ बुक है। तो इसी बुक से एक पैराग्राफ या एक चैप्टर लिया गया है, जो चैप्टर का नाम है इन माई चाइल्डहुड। तो उसी के बारे में इस चैप्टर में बताया गया है। तो अभी तक हमने देखा डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी के बारे में बताया गया है कि APJ अब्दुल कलाम 11th प्रेसिडेंट थे। उनका जो प्रेसिडेंट कब वो बने, तो बने हैं 25 जुलाई 2002 को, और सक्सेसफुली 5 साल कंप्लीट किया है। और उनको एज एडवाइज़र की तरह नियुक्त किया गया था डिफेंस मिनिस्ट्री में। फिर सेक्रेटरी जनरल भी रहे हैं। फिर अन्ना यूनिवर्सिटी में वो प्रोफेसर रहे हैं, टेक्नोलॉजी और सोसाइटल ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में पढ़ाते थे। पोखरण 2
का भी उन्होंने परीक्षण किया। जब पोखरण 2 का परीक्षण हुआ था तब भी वो उस वाले प्रोजेक्ट में थे। तो ये सब उनके बारे में हो गया। अब हम देखते हैं क्वेश्चन आंसर। चलिए ये देखिए, हु इज़ ओनली साइंटिस्ट टू हैव बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो यही एक इकलौते साइंटिस्ट थे जो प्रेसिडेंट भी बने थे भारत के। तो कौन थे? APJ अब्दुल कलाम। ठीक है। दूसरा, नेम एनी 3 स्कॉलर्स हु हैव बीन द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। बोल रहे 3 ऐसे प्रेसिडेंट का नाम लिखिए जो हमारे भारत में बने हैं। और स्कॉलर्स मतलब होता है जो बहुत विद्वान रहे हों। तो वैसे विद्वान प्रेसिडेंट, भारत के प्रेसिडेंट का 3 लोगों का नाम लिखना है। तो आपको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पहला मैंने बता दिया, राजेंद्र प्रसाद बहुत बड़े स्कॉलर थे, हमारे बिहार के थे, एक हो गया। और दूसरा और तीसरा आप लिखेंगे, अगर नहीं आएगा तो कमेंट में बताएंगे, मैं कमेंट में पिन कर दूंगी। हु इज़ कॉल्ड द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। तो मिसाइल मैन किसे कहा जाता है? तो APJ अब्दुल कलाम। देख रहे थे, मैंने बताया भी था कि मिसाइल्स को डिज़ाइन करते थे, मिसाइल्स को कैसे रन करवाना है, कौन सा टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होगा। तो ये हर चीज़ में क्या थे, बहुत ज़्यादा नॉलेज था इनके पास, इसीलिए इनको मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। डू यू रिमेंबर एनी चाइल्डहुड एक्सपीरियंस ऑफ योर ओन। क्या आपको अपने बचपन का कोई भी एक्सपीरियंस याद है? इफ़ यस, अगर याद है, नरेट योर एक्सपीरियंस। तो अपने बचपन के बारे में कुछ बताइए, कुछ लिखिए। तो ये बचपन के बारे में आप लोग 2 या 3 लाइन ज़रूर लिखेंगे कमेंट सेक्शन में। और बाकी का जो आगे का है, जो पोर्शन, जो चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, तो उसके बारे में हम एक एक करके पढ़ेंगे। और मुझे उम्मीद है कि अभी तक जो मैंने बताया है ये आपको अच्छे से याद हो गया होगा, अच्छे से आप इसको खुद से भी पढ़ेंगे। और बाकी का हम नेक्स्ट क्लास में आगे का पढ़ेंगे। आप अपना ख्याल रखेंगे और अपनी फैमिली का भी ख्याल रखेंगे, अपने आसपास के लोगों का भी ख्याल रखेंगे। जय हिंद, जय भारत।